Good morning, boys and girls. Myself Pankaj sir, HOD Department of Pharmacy, Babu Sant Baks, Group of Institutions, Sandwa Duban, Sahagan, Pratapgarh. My dear student, today we are going to discuss thyroid glands, हार्मोन, थायरॉक्सिन एंड थायरॉक्सिन मेडिसिन। तो आज हम फार्माकोलॉजी में डिस्कस करेंगे अपनी थायरॉक्सिन मेडिसिन के बारे में। तो ये जो चैप्टर है ये जो है कि आपका ह्यूमन एनाटॉमी फर्स्ट ईयर के लिए, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए और फार्माकोलॉजी डी फार्म सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट भी देख लें और इसे आप सेकेंड ईयर वाले भी स्टूडेंट देख लें, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एग्ज़ाम के लिए ये एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, और तो आप इसको देख लीजिए। थायरॉक्सिन वैसे भी इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए भी और कोलॉजी के लिए। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो केमिस्ट्री पार्ट का डिस्कस करेंगे, और कोलॉजी पार्ट का जो हम थायरॉक्सिन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू अपने फार्माकोलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग थायरॉक्सिन की मेडिसिन के बारे में। चलिए नाउ कम टू द पॉइंट। तो हियर मेडिसिन इज आवर थायरॉक्सिन एंड थायरॉक्सिन हार्मोन और एज अ ड्रग, या जैसे हमें थायरॉक्सिन हार्मोन या एज अ ड्रग के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो दो प्रकार के जो है कि हमारे जो है हार्मोन रिलीज़ करती है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि थायराइड ग्लैंड होती कहाँ है। तो थायराइड ग्लैंड जो है एच शेप की होती है और हमारे गले पे होती है, गले के पास में होती है। तो यहाँ पे दो प्रकार का जो हार्मोन रिलीज़ करती है हमारी जो थायराइड ग्लैंड है। इसका स्ट्रक्चर आप लोग जो है कि आप एनाटॉमी की क्लास में आप पहले देख चुके हैं, एनाटॉमी वाले सर आपको पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इसके फार्माकोलॉजी के पार्ट को ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो द थायराइड ग्लैंड सिंथेसाइज टू हार्मोन, दो हार्मोन सिंथेसाइज हो रहे हैं। पहले वाले हार्मोन को बोलते हैं थायरॉक्सिन, और इसी थायरॉक्सिन का जो दूसरा नाम है वो क्या है, टेट्राआयोडोथायरोनिन। क्या नाम है, टेट्राआयोडोथायरोनिन। और चूंकि इसमें 4 आयोडीन है इसलिए इसका क्या नाम होगा, टेट्राआयोडोथायरोनिन, और इसी को शॉर्ट रूप में थायरॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। और जो दूसरा हमारा हार्मोन है वो क्या है, ट्राईआयोडोथायरोनिन। तो इस वाले हार्मोन को हम T4 के नाम से जानते हैं और इस वाले हार्मोन को हम T3 के नाम से जानते हैं। तो ये समझ लीजिए दो प्रकार के हार्मोन हो गए, पहला हमारा T3, दूसरा हमारा T4। यहाँ पे क्या है कि हमारा एक इसका जो अगर केमिस्ट्री में इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि टायरोसिन है, उस टायरोसिन में हमारे जो है कि 4 आयोडीन लगे हुए हैं। तो ये इसी के जस्ट नीचे ये स्ट्रक्चर है हमारा, क्या है, एक अमीनो एसिड है जो हम टायरोसिन है। तो ध्यान से देखिए, तो अमीनो एसिड में क्या होता था, एक सेंट्रल कार्बन होता है और उसके बाद एक हाइड्रोजन रहेगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, एक अमीनो ग्रुप रहेगा और एक क्या रहेगा, एल्किल ग्रुप रहेगा। एक क्या रहेगा, एल्किल ग्रुप रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब इस पे एक आप CH2 ग्रुप और बेंजीन और OH रहेगा इधर पे, तो वो क्या रहेगा, आपका टायरोसिन रहेगा। क्या रहेगा, वो टायरोसिन रहेगा। ध्यान से देखिए, अगर सिर्फ CH3 होता तो एलानिन होता। जब इसमें आपका ये फेनिल ग्रुप लग गया तो ये क्या होगा, फिनाइल एलानिन हो जाएगा। लेकिन जब OH लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका टायरोसिन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एक अमीनो एसिड है जिसमें एल्किल ग्रुप R की जगह ये लगा हुआ है। सबसे पहले CH3 लगा था तो वो आपका एलानिन होगा, और फिनाइल ग्रुप लगा देंगे तो फिनाइल एलानिन हो जाएगा, और उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका टायरोसिन। तो आप ये समझिए यही टायरोसिन है जिससे ये आपका क्या है कि आपका T3 और T4 सिंथेसाइज होता है। तो ये टायरोसिन एक अमीनो एसिड है। और ध्यान से आप इस स्ट्रक्चर को देखें अगर, और इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ तक क्या है, ये कॉमन है। यहाँ तक क्या है, कॉमन है। इस जो सेंट्रल में O है इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ध्यान से देखिए, इसमें आपने 2 आयोडीन लगाया ऊपर नीचे, साथ में एक बेंजीन रिंग जोड़ के इसमें 2 आयोडीन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, तो टायरोसिन में इतना सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका T4 हार्मोन का निर्माण हो गया। और जो T3 हार्मोन रहेगा उसमें एक आयोडीन कम रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका T3 हो जाएगा। तो देख लीजिए ध्यान से, दीज हार्मोन आर द टायरोसिन अमीनो एसिड डेरिवेटिव। तो ये हार्मोन क्या हैं, आपके टायरोसिन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं।
अब ये देख लीजिए कि यहाँ पे इनका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, किस तरीके से इनकी सिंथेसिस होती है आपके थायराइड हार्मोन की। तो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस देखने के लिए आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि सबसे पहले आयोडीन फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा। तो जो ये मान लीजिए कि ये आपकी ब्लड वेसल है, ये क्या है आपकी ब्लड वेसल, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है और इसमें फ्री आयोडीन क्या हो रहे हैं, मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, इसमें फ्री आयोडीन ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये लिखा है आयोडीन फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा। तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो आयोडीन क्या कर लेती है, रिमूव करती है, कहाँ से, ब्लड प्लाज्मा से आयोडीन ले लेती है। अब यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे आ गया, थायराइड ग्लैंड, ये क्या है आपकी थायराइड ग्लैंड है। तो इस थायराइड ग्लैंड में क्या होता है आपका कि आयोडीन कंसंट्रेटेड इन द थायराइड ग्लैंड, आयोडीन क्या हो जाता है थायराइड ग्लैंड में कंसंट्रेट हो जाता है। अब जब वो कंसंट्रेट हो जाएगा तो ध्यान से समझिए कि जो आपका एलिमेंटल आयोडीन है, जो आपका थायराइड ग्लैंड उसको लिया है ब्लड से या प्लाज्मा से, तो वो क्या है आपकी एलिमेंटल आयोडीन है, वो एलिमेंट के रूप में है, तत्व के रूप में है। फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, किस रूप में ऑक्सीडाइज होती है, पर ऑक्सीडेज एंजाइम की सहायता से वो क्या होती है आपकी ऑक्सीडाइज हो जाती है, जो आपकी एलिमेंटल आयोडीन होती है। तो वो क्या बना लेती है, वो बना लेती है आयोडीन कंबाइन विद द टायरोसिन। अब वो आयोडीन आपका जो ऑक्सीडाइज होने के बाद, जो आपका एलिमेंटल आयोडीन था, वो ऑक्सीडाइज होने के बाद वो टायरोसिन के साथ जुड़ जाएगा। जब टायरोसिन के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा, फॉर्म क्या बनाएगा, दो प्रकार के जो है एजेंट बनाता है। पहला होता है MIT, दूसरा होता है DIT। अब MIT क्या होता है, मोनो आयोडीन टायरोसिन। तो इसमें क्या होता है कि सिंगल जो है आपका आयोडीन होता है, तो मोनो आयोडो टायरोसिन हो जाता है, यानी इसमें सिंगल आयोडीन होता है। दूसरा क्या होता है DIT बन जाता है, यानी डाई आयोडो टायरोसिन। तो इसके पास 2 है और इसके पास 2 है। तो अब देख लीजिए, जब 2 और 2 बार मिलेंगे, यानी ये आपका डाई आयोडो टायरोसिन कितना मिल जाए, 2 मिल जाए डाई आयोडो टायरोसिन। तो 2 डाई मिल जाएंगे तो 4 हो जाएगा ना। तो 2 डाई आयोडो टायरोसिन फॉर्म कर जुड़ेंगे अगर एक दूसरे से, तो क्या बनाएंगे, टेट्रा आयोडो टायरोसिन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, टेट्रा आयोडो टायरोसिन। और यही टेट्रा आयोडो टायरोसिन हमारा T4 होता है, यही हमारा T4 होता है, यही हमारा क्या होता है, T4 होता है। टेट्रा आयोडो टायरोसिन ही हमारा क्या होता है, T4 होता है। ध्यान से देख लीजिए, यही हमारा क्या है, T4। तो यहाँ पे क्या हुआ, डाई आयोडो टायरोसिन कितने मिले हैं, 2 डाई आयोडो टायरोसिन मिले हैं। तो 2 डाई आयोडो टायरोसिन मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, टेट्रा आयोडो टायरोसिन बना लेंगे, और यही क्या हमारा T4 हार्मोन है। आप ध्यान से सुनिए, एक आपका DIT मिले और एक आपका क्या मिले, MIT। तो DIT में 2 आयोडीन है और MIT में 1 आयोडीन है। तो जैसे डाई आयोडो टायरोसिन और मोनो मतलब होता है 1, तो 2 आपका डाई आयोडो टायरोसिन और 1 आपका मोनो आयोडो टायरोसिन जब जुड़ेगा तो टोटल 3 बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 आपका MIT है, यानी मोनो आयोडो टायरोसिन, और 1 आपका क्या है, DIT यानी डाई आयोडो टायरोसिन। तो इसके पास 1 आयोडीन है और इसके पास 2 आयोडीन है। तो 2 और 1 जब जुड़ेगा तो क्या बना देगा, ट्राई आयोडो टायरोसिन, और यही हमारा T3 होता है, यही हमारा T3 होता है। तो इस प्रकार से जो है कि हमारा जो है कि थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, जो आपका डायरेक्टली निर्भर करता है कि आपके ब्लड प्लाज्मा में कितना आयोडीन है। तो जितना ही आयोडीन हमारे ब्लड प्लाज्मा में रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा T3 और T4 हार्मोन बनेगा, तो उससे हमें कमी नहीं होगी। इसीलिए आयोडीन रिच नमक जो है कि फूड लेने के लिए डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं कि आयोडीन रिच फूड लीजिए। तो उससे क्या होता है कि आपको शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होगा, और वो एलिमेंटल आयोडीन जो है थायराइड ग्लैंड एक्सेप्ट करने के बाद उसे ऑक्सीडाइज करके MIT और DIT बनाएगा, और यह MIT और DIT आपस में जुड़ के 2 DIT अगर आपस में जुड़ेंगे तो टेट्राआयोडो टायरोसिन बनेगा, और टेट्राआयोडो टायरोसिन बनेगा तो T4 हार्मोन बनेगा। और एक MIT और एक DIT जब जुड़ेंगे तो DIT के पास 2 आयोडीन और MIT के पास 1 आयोडीन जब जुड़ेगा तो टोटल 3 आयोडीन होंगे। इस तरीके से आपका ट्राई आयोडो टायरोसिन बनेगा, जो हमारा T3 हार्मोन
होगा। अब इस पे देख लीजिए इसका स्टोरेज कहाँ पे होता है, ध्यान से देखिए। तो अब ये स्टोर कहाँ होता है, तो स्टोर इन थायराइड ग्लैंड कहाँ पे स्टोर होता है, थायराइड ग्लैंड में स्टोर होता है। और किस रूप में होता है, एज अ थायरोग्लोब्यूलिन, किस रूप में स्टोर होता है, थायरोग्लोब्यूलिन के रूप में स्टोर होता है। अब देखिए डेली रिक्वायर्ड कितना रिलीज होता है बॉडी से, तो 80 mcg यानी 80 माइक्रोग्राम ऑफ थायराइड हार्मोन सीक्रेटेड पर डे, यानी एक दिन में आपका 80 माइक्रोग्राम आपका थायराइड हार्मोन सीक्रेट होता है एंड सर्कुलेट इन द फॉर्म ऑफ, और वो क्या होता है, दो रूपों में जो है सर्कुलेट होता है। किस रूपों में सर्कुलेट होता है, दो रूपों में सर्कुलेट होता है। कहाँ पे, ब्लड में दो रूपों में सर्कुलेट होता है। पहला होता है आपका पीबीटी होता है और दूसरा क्या होता है, एफटी। अब पीबीटी देख लीजिए क्या है, तो पहला पी से हो गया पार्शियली और दूसरे पी से क्या हो गया, प्रोटीन बाउंड, क्या हो गया, प्रोटीन बाउंड आयोडीन, क्या हो गया, प्रोटीन बाउंड आयोडीन। और दूसरा क्या हो गया, पार्शियली, पी मतलब हो गया पार्शियली और एफ टी से हो गया फ्री आयोडीन। तो ध्यान से देखिए, यानी आंशिक रूप से वो प्रोटीन बाउंड रहेगा और आंशिक रूप से क्या रहेगा, वो फ्री रहेगा। पार्शली मतलब होगा आंशिक रूप से, यानी कुछ भाग उसका जो है कि प्रोटीन बाउंड होगा और कुछ भाग जो होगा उसका फ्री फॉर्म होगा। अब जो प्रोटीन बाउंड होगा वो देखिए किस रूप में होगा, तो जो आपका प्रोटीन बाउंड आयोडीन है वो रिप्रेजेंट किया जाता है किस रूप में, आयोडाइड के रूप में, और इन थायरॉक्सिन, किस रूप में, थायरॉक्सिन के रूप में, एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन के रूप में। और दूसरा जो ये है आपका प्रोटीन बाउंड आयोडीन जो है आपका, ये थायरॉक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन, ये क्या करता है, इंक्रीज पीबीआई, यानी आपका प्रोटीन बाउंड आयोडीन जो है वो क्या प्रदर्शित करता है, इट रिफ्लेक्ट्स द इंक्रीज द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, वो बताता है कि थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब हम इसका बताते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कैसे ये रिलीज होता है, क्या होता है ये कैसे रिलीज होता है। इसको समझने से पहले, इस फिगर को समझने से पहले थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि ये क्या है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ पे है, ब्रेन में है, तो ये ब्रेन में है। ब्रेन के नीचे क्या लिखा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड मटर के दाने के बराबर होती है। इसमें दो भाग होते हैं, आगे वाले भाग को एंटीरियर पार्ट और पीछे वाले को पोस्टीरियर पार्ट। आगे वाले भाग को एडिनो हाइपोफाइसिस, पीछे वाले को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट नीचे थायराइड ग्लैंड लिखा, थायराइड ग्लैंड से हमने आपका थायरॉक्सिन लिखा और ट्राई आयोडोथायरोनिन लिखा है। तो ध्यान से देखिए, जब बॉडी में कभी भी क्या होता है कि मतलब T3 और T4 हार्मोन क्या हो गए, कम हो गए। जब बॉडी में क्या हो गया आपका T3 और T4 हार्मोन क्या हो गए, कम हो गए, तो उस केस में क्या होता है कि जैसे बच्चे को भूख लगती है तो अपने मम्मी को बताता है कि मम्मी भूख लगी है, खाना दो। उसी प्रकार से जब ये कम हो जाएंगे तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी ये बोलेंगे इनसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ कीजिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करेंगे। और जब इनकी मात्रा ज़्यादा होगी तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा। जैसे आप खाना खाने के बाद कहते हैं बस आप खाना नहीं खाएंगे, आप रोटी नहीं लेंगे ना, तो वो क्या होता है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आप बताते हैं कि हाँ आप हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसका रिलीज भी लगभग इसी तरीके से होता है। आप देख लीजिए कि ये हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हो रहा है, TRH रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है, TRH, यानी आपका टायरोसिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है, टायरोसिन रिलीजिंग हार्मोन जो है कि आपका रिलीज हो रहा है। तो इससे क्या, किसको रिलीज कर रहा है, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहा है। तो किसको रिलीज कर रहा है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को जो है कि ये हाइपोथैलेमस जो है एक्टिवेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये एरो बना हुआ है, यानी ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है निकालता है हाइपोथैलेमस। और वो कहाँ पे कार्य करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले वाले भाग से, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या निकलेगा आपका, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा। और वो कहाँ पे कार्य करेगा, आपके थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड कैसी होती है, थायराइड ग्लैंड H शेप की होती है। थायराइड ग्लैंड इज H शेप की होती है। यहाँ पे ये TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कार्य करेगा। अब जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड के ऊपर काम करेगा तो थायराइड ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में
अपना T4 और T3 आयोडीन, T3 और T4 जो है आपका हार्मोन जो है वो रिलीज़ करेगा। मान लीजिए ये रिलीज़ हो गया और ज़्यादा होने लगे तो ये क्या हो गया, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कि भाई अब ज़्यादा हो गया, अब हमको नहीं चाहिए। फिर ये आपके क्या पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाते हैं, इसे कहिए भाई अब हमारे पास ज़्यादा हो गया तो आप मत TSH मत रिलीज़ कीजिए। तो ये TSH कम रिलीज़ करेंगे तो अब ये कम थायराइड बनेगा उसके अकॉर्डिंग। और यही फिर फीडबैक मैकेनिज्म के पास हाइपोथैलेमस के पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाता है कि भाई अब नीचे से हमारी जो है कि थायरॉक्सिन और T3 हमारी जो T3 T4 पर्याप्त मात्रा में बन गई है तो ये आपका थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है कम निकालेगा, तो कम पिट्यूटरी पे असर होगा और कम पिट्यूटरी पे असर होगा तो ये आपका जो है कि हार्मोन कम रिलीज होगा। यहाँ पे देख दीजिए NBM लिखा है तो इसका मतलब होता है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है, ये भी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपके हाइपोथैलेमस से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बताता है कि हाँ भाई अब हमको ज़रूरत नहीं है, अब आप TRH मैंने थायराइड स्टिमुलेटिंग थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है कि आप मत सिक्रेट कीजिए। तो ये आपका क्या है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। इसको समझना थोड़ा सा अच्छा लगता है, आप समझ लीजिए इसको, ये इम्पोर्टेंट भी है। तो अब आप जो बात करेंगे वो क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ थायरॉक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन। तो ध्यान से देखिए कि ये ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ा देगा एंड हीट प्रोडक्शन बढ़ा देगा, यानी शरीर क्या रहेगा, गर्म गर्म से महसूस होगा। शरीर कैसा महसूस होगा, गर्म गर्म। इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट, इससे क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। एनाबॉलिक इफेक्ट्स बढ़ जाएगा, यानी शरीर में जितने भी एनाबॉलिक कार्य हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, यानी सिंथेसिस ज़्यादा होगा बॉडी में। यानी देखिए प्रमोशन ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ की प्रमोशन ज़्यादा होगी और प्रोटीन की सिंथेसिस क्या होगी, ज़्यादा होगी। और क्या है, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी अब ग्लूकोज क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या होगा कि वो अवशोषित होगा और उसका उपयोग भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे देख लिए इंक्रीज द रेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में लीवर में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड माइलेशन ऑफ द CNS, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ का जो निर्माण होता है, जो अब कभी आप नर्व सेल देखें तो नर्व सेल के ऊपर एक माइलिन शीथ होती है, तो वो माइलिनेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए T3 और T4 में थोड़ा सा अंतर भी है, क्या है, तो जो सिमिलैरिटीज़ है इसमें और डिसिमिलैरिटीज देख लीजिए T3 T4 में, इनका जो फिजियोलॉजिकली रूप में क्या अंतर है दोनों में। तो सिमिलैरिटी क्या है, ओवरऑल T3 एंड T4 हार्मोन आर सिमिलर एक्शन, लगभग ये T3 और T4 जो है एक जैसा ही एक्शन देते हैं। लेकिन डिसिमिलरिटीज क्या है, T3 का जो एक्शन होता है वो क्विक होता है, क्या है मतलब बहुत तेजी के साथ होता है। एंड स्मॉल डोज, मतलब छोटा डोज देंगे तो बहुत थोड़ी देर के लिए क्विक एक्शन होगा और थोड़े समय के लिए होगा असर। लेकिन जो T4 होगा उसका असर क्या होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन, यानी जो T4 का एक्शन होगा वो लंबे समय तराल के लिए होगा। अभी आप देख लीजिए कि डिसऑर्डर देख लीजिए थायराइड फंक्शन के क्या हो गए। तो अब सबसे पहले देख लीजिए हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, यदि थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम होने लगे तो हम उसे क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो इसके लिए क्या बताते हैं, आपका जो पहला डिजीज़ है उसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म। इसमें क्या होता है कि इंट्रायूट्राइन थायराइड जो है आपकी इंट्रायूट्राइन जो थायराइड है उसका जो डिफिशियंसी हो जाती है, जब डिफिशियंसी हो जाएगी या इंट्रायूट्राइन की थायराइड हार्मोन की, तो क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन जो है कि जो दिमाग है जो बच्चों का वो क्या होगा, पूरी तरीके से वो जो ग्रोथ नहीं करेगा। और अगली जो है मिक्सिडिमा देख लीजिए, अगली क्या है मिक्सिडिमा, थायराइड डिफिशियंसी आफ्टर द बर्थ, रिटार्डेशन ऑफ द फिजिकल ग्रोथ, यानी इसमें क्या होता है, फिजिकल ग्रोथ ही नहीं होती, यानी लंबाई ही नहीं बढ़ता है। और क्रिटिनिज्म में क्या होता है कि आपका मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, दिमाग की ग्रोथ नहीं होती है। अगला देखिए एंडेमिक ग्वाइटर, इसमें क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म आकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन फूड, यानी भोजन में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तब एंडेमिक ग्वाइटर हो जाता है। ड्यू टू दिस द इंक्रीज द TSH, जब आयोडीन कम हो जाएगा तो अब आयोडीन कम हो गया तो कम आयोडीन के लिए जो है अब जो आपकी थायराइड ग्लैंड है वो कम इनऑर्गेनिक आयोडीन जो है कि ले पाती है ब्लड प्लाज्मा से, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब ज़्यादा रिलीज़ होगा, जब थायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी से ज़्यादा रिलीज़ होगा तो थायराइड ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाएगा। साइज़ इसलिए बढ़ेगा कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आयोडीन को कैप्चर कर सके आपके ब्लड प्लाज्मा से, इसलिए थायराइड ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाता है। जब साइज़ बढ़ जाएगा
थायराइड ग्लैंड का, तो क्या हो जाएगा, तो वही उस हमको बड़ी दिखने लगती है आपकी थायराइड ग्लैंड। हाँ, तो इंक्रीज द TSH ऑन द थायराइड ग्लैंड एंड लीड्स टू द हाइपर ट्रॉफी, यानी अब हमको जो है कि गले में सूजन सी दिखने लगती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक ग्वाइटर। अगला देखिए क्या है हमारा, हाइपर थायराइडिज्म, यानी जब ज़्यादा निकलने लगता है हमारा थायराइड हार्मोन तो कौन सी समस्या आती है, तो ये क्या है, एक्सेस ऑफ TSH, जब TSH ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा कि आपका इसमें जब आपका एक्सेस ऑफ TSH हो जाएगा तो आपका प्रोट्रूजन ऑफ आई, मतलब आँख के गोलक जो है बाहर आने लग जाएंगे, एंड डिस्पोजिशन ऑफ द फैट बिहाइंड द ऑर्बिट, यानी आँख के गोलक के बीच में जो पीछे जो है कि क्या होगा कि फैट जमा होने लगेगा और आँखें एकदम बड़ी बड़ी दिखने लगेंगी और बाहर की तरफ दिखने लगेंगी। तो इस को बोलते हैं प्रोट्रूजन, क्या बोलते हैं उसे प्रोट्रूजन बोलते हैं। अगला देख लीजिए, जो यूजेज है इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो हाइपोथायराइडिज्म है तो उसका उपयोग कहाँ पे होगा, क्रिटिनिज्म के ट्रीटमेंट में और मिक्सिडिमा के ट्रीटमेंट में उसका उपयोग होगा। अगला जो है उसका जो ट्रीटमेंट ऑफ नॉन टॉक्सिक ग्वाइटर में भी इसका उपयोग होता है, यानी ग्वाइटर में इसका इस्तेमाल करते हैं इलाज करने के लिए। अगला जो है ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी, यानी मोटापे के इलाज के में भी इसका इस्तेमाल होता है, टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल कंटेंट इन द ब्लड, और कि कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, इसकी सहायता से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो अभी के लिए बच्चों इतना ही। तो ये आपका जो है कि थायरॉक्सिन का वजह से जो समस्या थी वो हमने आपको बताया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फार्मेसी स्टूडेंट के लिए। ये आप डी फार्म बी फार्म दोनों में इम्पोर्टेंट है, और डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में इम्पोर्टेंट है। तो ये अब आप इसका एक बार क्या देख लीजिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए। स्क्रीनशॉट में आप इसको क्या कर लीजिए कि इसका नोट्स बना लीजिएगा और ऐसे इसको पढ़ लीजिएगा। किसी को कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या मुझे कि यूट्यूब पे ही पूछ लीजिए कोई समस्या अगर है आपको इसमें तो। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, और इसमें हम कोशिश किया हमने थोड़े में ही सब कुछ बताने के लिए। और एक बात और, इसको अगर बड़े रूप में बताया जाए तो इसको इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो पाएगा। ये आप इसको 15 से 20 मिनट में नहीं ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये कि कोशिश यहाँ पे ये हुई है कि सिर्फ और सिर्फ इस डिप्लोमा स्तर पे ही बताया जाए और बीकॉम स्तर पे ही बताया जाए, जितना सफिशिएंट है बच्चों के लिए, तो उससे ज़्यादा नहीं बताया गया है। तो अगर किसी को भी कोई समस्या हो तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।